नमस्कार, आदाब एंड राम राम। कैसे हैं आप सभी? शिक्षण अभिरुचि की एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर है ये क्लास। मैं सुनील सहारण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक अच्छी पाठ योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। पाठ योजना का मतलब क्या है कि कोई भी चैप्टर जब कोई टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाने से पहले वो उसकी एक योजना बनाता है कि ये चैप्टर बच्चों को किस तरीके से कैसे पढ़ाना है। तो सबसे ज़्यादा उस किसी भी एक पाठ को पढ़ाने पर सबसे ज़्यादा टीचर को कौन सी चीज़ पर समय देना चाहिए? पहला है भूमिका को। भूमिका यहाँ पर किसी लड़की का नाम नहीं है। भूमिका से मतलब है कि किस तरीके से आप उस पाठ को बच्चों के सामने रखेंगे, तो उसकी एक भूमिका बनाएंगे कि किस तरीके से बच्चों को समझाएंगे। सेकंड ऑप्शन है छात्रों की शंकाओं के निवारण को। शंकाओं के निवारण से मतलब है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उस चैप्टर के अंदर कहाँ से किस तरीके से बच्चों के अंदर शंका पैदा हो सकती है या उनके अंदर कोई ऐसे सवाल पैदा हो सकते हैं। तो जिस टॉपिक से या जिस एक लाइन से सेंटेंस से अगर ज़्यादा कोई बच्चों के अंदर शंका उत्पन्न होती है तो आप उसका निवारण कैसे करेंगे, उसके लिए पहले योजना बनाएंगे। तीसरा है विषय के प्रस्तुतिकरण को। विषय के प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि आप उस पढ़ा पाठ को किस तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। यानी उस जब आप प्रस्तुत करेंगे तो वो आसानी से उन बच्चों के समझ में आ जाए। नेक्स्ट है गृह कार्य को। क्या आप बच्चों को होमवर्क उस चैप्टर में से कैसे देंगे, क्या इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर होगा विषय के प्रस्तुतिकरण को। यानी प्रस्तुतिकरण सबसे मेन होता है कि किसी भी चैप्टर को आप किस तरीके से पढ़ाएंगे। जब पढ़ाएंगे तो बच्चों को वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। तो राइट आंसर होगा विषय के प्रस्तुतिकरण को। भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले सकता है। इस प्रणाली में से छात्रों में कोई भी ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है मान लीजिए, तो उसके अंदर तुलना विधि का सहारा ले सकता है कोई टीचर। तो उससे इस प्रणाली से छात्रों में क्या होगा? निरीक्षण के गुण का विकास होता है। निरीक्षण के गुण का विकास होने का मतलब है कि बच्चे ये निरीक्षण कर पाएंगे कि किस तरीके से तुलना करोगे तब आपकी ये चीज़ इस तरीके से दूसरी चीज़ उससे बच्चे रिलेट कर पाएंगे। सोचने के गुण का विकास होता है। जब आप दो चीज़ों के बारे में बताएंगे, किसी और चीज़ का एग्जाम्पल दे करके बताएंगे तो बच्चे सोचेंगे और सोचने का गुण बच्चों में पैदा होगा कि ये चीज़ अगर ऐसे होती है तो दूसरी चीज़ है वो किस तरीके से हो सकती है। परीक्षण के गुण का विकास होता है। परीक्षण के गुण का मतलब है कि यहाँ पर आप बच्चे टेस्टिंग करेंगे। या फिर चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो राइट आंसर आपको क्या लग रहा है इसमें क्या सही होना चाहिए? तो सबसे स्ट्रिक्ट जो आंसर होगा वो आंसर होगा सोचने के गुण का विकास होता है। ठीक है। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान। किंडरगार्टन नाम है यहाँ पर, किंडरगार्टन। गार्टन है शब्द है वो गार्डन से लिया गया है। किंडर का मतलब बच्चों से होता है। तो यहाँ पर छोटी जो क्लासें होती है जैसे एलकेजी की क्लास होती है, एलकेजी की फुल फॉर्म होती है लोअर किंडरगार्टन। यूकेजी की फुल फॉर्म होती है अपर किंडरगार्टन। यहाँ पर बच्चे देखिए पहले नर्सरी में पढ़ते हैं, फिर एलकेजी में पढ़ते हैं, फिर यूकेजी में पढ़ते हैं, उसके बाद में उनको पहली क्लास में पढ़ते हैं। तो किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान कैसा होना चाहिए? कुम्हार जैसा होता है। अब यहाँ पर कुम्हार जैसे का मतलब क्या है? जैसे कोई कुम्हार होता है वो मिट्टी को एक सुंदर आकार दे देता है, उसे विभिन्न मूर्तियों में या घड़ों में या किसी चीज़ में बदल देता है। तो मिट्टी को जैसे कुम्हार बदल देता है वैसे ही एक शिक्षक है वो उन छोटे छोटे बच्चों को किसी भी तरह से बदल सकता है। तो क्या किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान कुम्हार जैसा होता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या रेफरी जैसा होता है? रेफरी का मतलब है जैसे दो टीमें आपस में खेल रही है तो उन टीमों के बीच में आपसी सामंजस्य बिठाने के लिए, उन दोनों टीमों को सही तरीके से खिलाने के लिए जो काम करता है वो रेफरी करता है। तो एक शिक्षक का काम रेफरी जैसा होता है। दीपक जैसा होता है। दीपक का मतलब है कि जिस तरह से दीपक जल करके अंधेरे को रोशन कर देता है। तो क्या टीचर का स्थान भी उसी तरीके का होता है? या चौथा है माली जैसा होता है। माली का मतलब होता है जिस तरीके से माली है वो गार्डन के अंदर छोटे छोटे पौधों को सींच करके उनकी रखवाली करता है, उनकी केयर करता है। तो किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान है वो माली जैसा होता है। क्योंकि आप नाम से ही पता चलता है किंडरगार्टन जो गार्डन शब्द से बना है और माली का काम होता है गार्डन संभालने का। ठीक है। मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं। जो चीज़ें दिखती है वो ज़्यादा समझ में आती है। क्योंकि इस क्यों होता है मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन? इसका रीज़न क्या है? उनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं।
देखिए एक सिंपल चीज़ मैं चित्र की बात करूँ, जैसे दीवार पर लगा हुआ है तो वो एक 2D फॉर्म होती है, 2 डायरेक्शन होती है, उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन मॉडल की बात करूँ, जैसे कोई मॉडल बनाया गया है तो मॉडल के अंदर एक 3D फॉर्म होती है, उसके अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें दिखाई देती है। तो सही बात है, ये कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। कल्पना शक्ति का विकास करने का मतलब है, एक डायरेक्टली आप दीवार पे लगे हुए किसी चित्र को दिखाते हैं, दूसरा आप उसी चीज़ का एक मॉडल दिखाते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा दिमाग के अंदर स्टिक बैठ जाती है। तो कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, सही बात है। इसमें ज्ञान का विस्तार होता है, बिल्कुल मॉडल चित्रों से ज्ञान का विस्तार बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है। इसमें शिक्षण का काम सरल हो जाता है, ये भी सही बात है, क्योंकि इसमें जब आप मॉडल चित्रों से किसी चीज़ को पढ़ाया जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई साइंस का टीचर है, बच्चों को हार्ट के बारे में बता रहा है, और एक अगर हार्ट के बारे में सीधा नॉर्मल जैसे बोर्ड पर बना करके चित्र सिखा रहा है, दूसरी चीज़ उसी हार्ट का एक मॉडल लेकर के और बच्चों को समझा रहा है कि देखिए ब्लड इस तरीके से आता है, इस तरीके से निकलता है, इस तरीके से हार्ट है वो पंपिंग करता है, तो वो बच्चों के अंदर ज़्यादा समझ में आता है। इसमें शिक्षण का काम सरल हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, सरल हो जाता है। तो अब चारों ही ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे सटीक आंसर क्या है? तो राइट आंसर होगा कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। मॉडल चित्र जो होते हैं उस उत्तम निर्देशन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनसे कल्पना शक्ति का विकास हो पाता है बच्चों के अंदर। प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में, प्रोजेक्ट कार्य का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी एक टॉपिक दे दिया जाए बच्चों को, कोई भी एक थीम दे दी जाए और उस पर बच्चों को काम करने के लिए कहा जाए, तो उससे उसे प्रोजेक्ट कहा जाता है। तथ्यों को व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करता है। तथ्यों का मतलब है यहाँ पर थ्योरेटिकल मैटर से उसको प्रैक्टिकल में लाने का एक क्षमता है वो बच्चों के अंदर पैदा होती है प्रोजेक्ट काम करने से, ठीक है। समस्या समाधान में प्रवीणता प्रदान करता है। समस्या का समाधान कैसे किया जाए उस चीज़ में बच्चों को प्रवीण बनाने की कोशिश करता है, सही बात है। खोज की इच्छा जागृत करता है। प्रोजेक्ट विधि के अंदर हमेशा ही नई नई चीज़ों के बारे में खोजना पड़ता है कि किसी चीज़ को कैसे हम आसानी से और बढ़िया तरीके से कर पाते हैं, तो खोज की इच्छा जागृत करता है, ये बात भी सही है। सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करता है। सृजनात्मकता का मतलब होता है किसी नई चीज़ का सृजन करना, नई चीज़ को ईजाद करना या बनाना, तो सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करता है। सबसे सटीक आंसर जो होगा वो यही होगा कि समस्या समाधान में प्रवीणता प्रदान करता है, ठीक है। क्योंकि जब प्रोजेक्ट कार्य जब दिया जाता है तो बच्चों के सामने एक समस्या आती है और समस्या का फिर बच्चे क्या करते हैं, समाधान निकालते हैं, तो उस चीज़ के अंदर बच्चे प्रवीण हो जाते हैं। तो राइट आंसर होगा समस्या समाधान में प्रवीणता प्रदान करता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न समस्या प्रधान है? नीचे देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये चारों प्रश्न है। अब इनमें से समस्या प्रधान प्रश्न कौन सा है? पहला है, यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा? यानी पूरी पृथ्वी के ऊपर अगर वनस्पति नष्ट हो जाए, हर एक चीज़ नाम की कोई पौधा या कुछ भी ना दिखाई दे, पेड़ पौधे सब कुछ नष्ट हो जाए तो उसके बाद में क्या होगा? पहला क्वेश्चन ये दिया गया। दूसरा है, औरंगजेब की मराठा नीति के क्या परिणाम निकले? औरंगजेब ने जो मराठा नीति अपनाई थी कि मराठाओं का धीरे धीरे वर्चस्व इंडिया के अंदर बढ़ रहा था, उत्तरी भारत के अंदर मराठा धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो उस वक्त औरंगजेब ने मराठा नीति अपनाई थी और मराठा नीति के परिणाम क्या निकले? सूती कपड़े किस वस्तु से बनते हैं? एक सिंपल सा सवाल है कि सूती कपड़े जो होते हैं वो किस वस्तु से बनते हैं। गुजरात में खाद्यान्नों की मुख्य फसल कौन सी है? सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ पर समस्या प्रधान कौन सा सवाल है? समस्या प्रधान की बात करें तो सबसे समस्या किस में प्रकट हो रही है? पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या का समाधान कैसे किया जाए? बाकी जो जितने भी क्वेश्चन है उनका एक पर्टिकुलर आंसर दिया जा सकता है, यानी उनके अंदर कोई समस्या हमें दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन पहला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा, इसका एक सटीक आंसर नहीं है। इसका मतलब इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं और आगे चल करके ये एक बहुत बड़ी विपदा भी बन सकती है। तो इसका मतलब एक समस्या प्रधान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। आवर्ती के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? आवर्ती के सिद्धांत, आवर्ती किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। आवर्ती का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार करना, उसे आवर्ती कहा जाता है। जैसे एक पंखा चलता है, उस पंखे की जो ताड़ी होती है वो पर सेकंड कितनी बार घूम करके वापस उसी स्थान पर आ जाती है, तो एक स्थान से कितनी बार घूम करके वो निकल जाती है, उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यानी चक्कर प्रति सेकंड को आवर्ती कहा जाता है। तो आवर्ती का सिद्धांत है मतलब किसी भी चीज़ को बार बार करना।
तो पहला है अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उसे दोहराना। सही बात, राइट बात है कि जितना भी जो हमें अर्जित ज्ञान है अगर उसे दोहराया जाएगा, जितना उसे दोहराया जाएगा तो उतना ही वो हमें हमारे दिमाग के अंदर स्थायी होता जाएगा। देखिए मोस्ट ऑफ पेपर्स के अंदर भी यही दिक्कत होती है। जब स्टूडेंट्स पेपर दे करके आते हैं तो उनके साथ एक दिक्कत क्रिएट होती है कि जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सवाल तो मैंने पढ़ा था, ये सवाल मैंने पढ़ा था, ये सवाल मैंने पढ़ा था, लेकिन पढ़ने के बाद में उन्हें याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा सिलेबस पढ़ा पढ़ा हुआ तो होता है लेकिन उसे दोबारा रिवाइज़ नहीं किया होता। और जब तक आप किसी चीज़ को दोबारा रिवाइज़ नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका किसी चीज़ को, नई नई चीज़ों को बार बार पढ़ने का। तो अभी जैसे बीएसटीसी की बात करूँ तो बहुत कम समय बचा है। इस कम समय के अंदर नई चीज़ों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता। जितनी चीज़ें आज तक आपने पढ़ रखी है उन्हीं चीज़ों को अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया फ़ायदेमंद रहेगा। चाहे आपने एक एक सब्जेक्ट के चाहे 3 या 4 चैप्टर ही क्यों ना पढ़े हों, लेकिन उन 3-4 चैप्टर्स को आपने अगर दोबारा रिवाइज़ नहीं किया तो वो पढ़े पढ़ाए आपके बेकार हो जाएंगे। इसीलिए चीज़ों को रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड ऑप्शन दिया गया पाठ्य पुस्तक को सरल बनाना। आवर्ती का सिद्धांत पाठ्य पुस्तक को सरल बना सकता है। गृह कार्य को सरल बनाना, गृह कार्य को भी सरल बनाता है। कंठस्थ करना, बार बार चीज़ों को आप पढ़ोगे तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे, रटे जाएंगे, आपके याद हो जाएंगे। सही बात है, लेकिन जो राइट आंसर होगा वो होगा अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उसे दोहराना। इसीलिए आवर्ती का सिद्धांत है वो काम करता है। किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सभी से अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? चरण का मतलब क्या होता है? जैसे चैप्टर को पहले टीचर है उसकी प्रस्तावना बताता है, फिर उस चैप्टर को टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद में उसे एक बार दोबारा रिकॉल करता है। तो यहाँ पर ये दिया गया कौन से चरण में है वो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे। पहला है प्रस्तावना चरण में। प्रस्तावना का मतलब है जब वो एक चैप्टर के बारे में बच्चों के सामने एक रूपरेखा रखता है कि इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें होंगी, ब्रीफ तरीके से उनको बताता है। दूसरा है पुनरावृत्ति चरण में। पुनरावृत्ति का मतलब है जब उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करवाया जाए। तीसरा है विकास चरण में। विकास चरण का मतलब है जब उस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है उस टाइम पर। तो सबसे सटीक आंसर क्या होगा? कौन से चरण में शिक्षक को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए? देखिए प्रस्तावना चरण में टीचर सवाल नहीं पूछ सकता क्योंकि बच्चों ने अभी तक वो चैप्टर पढ़ा भी नहीं है। विकास चरण की बात करूँ तीसरे की, तो अभी तक वो चैप्टर बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे चैप्टर पढ़ेंगे, पढ़ करके उसे घर पे जाकर दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर दूसरे दिन उसे दोबारा रिकॉल किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा पुनरावर्ती चरण में। यानी जब टीचर है उस चैप्टर को दोबारा पढ़ाता है तब पुनरावर्ती चरण के अंदर सबसे ज़्यादा सवाल पूछने चाहिए। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। छात्रों को तत्कालिक प्रेरणाएं प्राप्त हो सकती है। तत्कालिक प्रेरणाएं का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट मोटिवेशन। अचानक से किसी को मोटिवेट करना किससे प्राप्त हो सकती है? पहला है छात्रों को डांटने फटकारने से। डांटने फटकारने से इंस्टेंट मोटिवेशन नहीं मिलता है। हाँ मिल जाता है, बच्चे डर के मारे एक बार के लिए जो आप काम कहेंगे वो करेंगे, लेकिन ये इंस्टेंट मोटिवेशन काम का नहीं होता है। छात्रों को महापुरुषों के जीवन से उदाहरण देने से। महापुरुषों के उदाहरण दीजिए कि फलाने इंसान ने इस कंडीशन में ये काम किया था तो आप भी इस कंडीशन में ये काम कर सकते हैं। तो इससे एक इंस्टेंट मोटिवेशन बच्चों को मिलता है। राइट बात है। छात्रों को पुरस्कृत करने से। पुरस्कार का मतलब होता है जब आप बच्चों को किसी भी काम के, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें आप एक स्टार दे देंगे या आप उन्हें वेरी गुड लिख देंगे या एक्सीलेंट लिख देंगे कॉपी के अंदर, तो बच्चों के दिमाग के अंदर वो चीज़ घर कर जाती है। उन्हें लगता है कि यह उसने बहुत बढ़िया काम किया है। इसका मतलब पुरस्कृत करने से इंस्टेंट मोटिवेशन बच्चों को मिलता है। छात्रों को व्याख्यान देने से। व्याख्यान का मतलब है कि लंबा चौड़ा भाषण दिया जाए बच्चों को, तो इससे इंस्टेंट मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो राइट आंसर होगा छात्रों को पुरस्कृत करने से। सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पुरस्कृत करने से सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है आपके अनुसार कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए? एक कक्षा का जो स्टडी इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, ये आपसे सवाल पूछा गया है। छात्र एवं अध्यापक दोनों का बराबर योगदान हो। बिल्कुल सही बात है। छात्र और बच्चों का अगर बराबर का योगदान रहेगा किसी भी क्लास के अंदर तो वो क्लास, उस क्लास का वातावरण है वो सबसे शानदार और बढ़िया रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि अकेला एक टीचर बोलता रहे पढ़ाता रहे, और ऐसा भी नहीं है कि अकेले बच्चे बोलते रहे। जब टीचर और बच्चे दोनों बराबर के अंदर कॉम्बिनेशन करेंगे क्लास के अंदर तो उस क्लास का वातावरण हमेशा ही शानदार और ज़बरदस्त रहता है। सख्त होना चाहिए, बिल्कुल क्लास का वातावरण सख्त नहीं होना चाहिए। सख्त होने से कभी भी क्लास में अनुशासन
नहीं रह सकता। अंतर्मुखी व संयमित होना चाहिए। अंतर्मुखी का मतलब होता है कि बच्चों को समझने वाला टीचर होना चाहिए और टीचर को समझने वाले बच्चे होने चाहिए। संयमित का मतलब होता है कि क्लास के अंदर हमेशा संयम रखे एक टीचर बच्चों के साथ, ना कि कभी एग्रेसिव हो जाए, तो उस कंडीशन को संयमित कहा जाता है। या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पहले और तीसरे में से एक आंसर सही होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर अंतर्मुखी व संयमित वातावरण होगा क्लास के अंदर, तो वो सबसे बढ़िया होता है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर का मतलब है 5वीं क्लास तक के पढ़ाने वाले बच्चों स्कूल के अंदर एक शिक्षक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होनी चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता। बिल्कुल, पढ़ाने की उत्सुकता तो एक टीचर में हमेशा से होती है, ठीक है, होनी भी चाहिए। धैर्य और दृढ़ता। एक टीचर के अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। दृढ़ता का मतलब है बार बार बच्चों को वो चीज़ें ना आए तो भी बच्चों पर स्टिक रहे, उनको बार बार समझाने की कोशिश करे, तो वो दृढ़ता है। तो धैर्य और दृढ़ता, पेशेंस और दृढ़ता एक टीचर के अंदर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। दृढ़ता का मतलब हार्ड वर्किंग जिसे हम कह सकते हैं। तो पेशेंस एंड हार्ड वर्किंग इज़ द बेस्ट क्वालिटी इन ए टीचर इन ए क्लास। तो धैर्य और दृढ़ता सबसे सही और सटीक आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। एक टीचर को शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए। देखिए, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता एक टीचर में तब होनी चाहिए जब एक टीचर हायर क्लास के अंदर पढ़ाता है। छोटी क्लासों के अंदर विषयों के ज्ञान में दक्षता की इतनी आवश्यकता नहीं होती है और ना ही शिक्षण पद्धतियों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता होती है। अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, बिल्कुल ये सही बात है। एक टीचर है वो बहुत ही सामान्य और बहुत ही लॉयल भाषा के अंदर बच्चों को पढ़ाएगा तो बच्चों के बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मातृभाषा में पढ़ाएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा पेशेंस और दृढ़ता एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना कब, समृद्ध का मतलब होता है मजबूत हो सकता है या दृढ़ हो सकता है। सीखना कब हो सकता है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। बिल्कुल सही बात है कि सीखना एक क्लास के अंदर जब टीचर पढ़ाता है, बच्चे सुनते हैं, सीखते हैं, तो वो किस तरह से सबसे ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। बिल्कुल सही बात है। जो रूटीन लाइफ की हमारी जो ज़िंदगी होती है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कॉमेडी वगैरह, जैसे कपिल शर्मा का शो आपने देखा होगा। कपिल शर्मा का शो है वो डायरेक्ट हिट क्यों हुआ था, सबसे पहले उसके पीछे रीज़न क्या था। क्योंकि वो जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास के जो लोग थे, उन मिडिल क्लास के लोगों की गृहस्थी कैसी होती है, उनका जीवन कैसा होता है, उन पर वो कॉमेडी करते थे। इसीलिए लोग हैं वो अपने आप से उनको रिलेट कर पाते थे और इसीलिए कपिल शर्मा का शो है वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ था। उसके पीछे रीज़न यही था कि कपिल शर्मा मिडिल क्लास खुद बंदा था और मिडिल क्लास लोगों की ही कॉमेडी करता था। उन्हीं के डेली के वक्तव्य या उन्हीं के वाक्य या उन्हीं के डेली जो रूटीन की लाइफ थी, उन चीज़ों को वो ज़्यादा से ज़्यादा शो में लाने की कोशिश करता था। तो वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, बिल्कुल सही बात है, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया कर सके, क्योंकि विद्यार्थी है वो उन चीज़ों को अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, राइट आंसर है। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ये भी सही बात है कि शिक्षण सामग्री का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा बच्चे उतने ही सीखने में समृद्ध हो सकते हैं। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। टीचर है वो भिन्न भिन्न प्रकार के स्पष्टीकरण करे, विभिन्न प्रकार की व्याख्या प्रदान करे, एक ही टॉपिक पर कई कई तरीके से समझाए, तो इस तरीके से भी सीखना समृद्ध हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। आवधिक का मतलब होता है कि जैसे समय समय पर भिन्न बहुत सारे पेपर है वो बच्चों से लिए जाए, टेस्ट लिए जाएं, उन पर ध्यान दिया जाए। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर सबसे सटीक आंसर वो है ए ऑप्शन। सबसे सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सबसे सही रहेगा। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, यानी ऐसे कौन सा कथन है जो सीखने की प्रक्रिया में नहीं आता है। पहला है शिक्षक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ये कह रहा है कि शैक्षिक संस्थान, जैसे मान लीजिए विद्यालय हो गया, महाविद्यालय हो गए, कोचिंग सेंटर्स हो गए, या और अन्य कोई भी एकेडमिक्स जो चलती हैं जिनके अंदर सिखाया जाता है, ये कह रहा है कि उनके अलावा और कोई स्थान नहीं है जहाँ पर सीखा जा सकता है।
बिल्कुल ही निहायती घटिया बात, गलत बात है। क्योंकि ऐस हर जगह इंसान सीख सकता है, घर में भी इंसान सीखता है, समाज में भी इंसान सीखता है। हर एक चीज़ ट्रैवल करने से भी इंसान को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है। तो अधिगम का एकमात्र स्थान शैक्षिक संस्थान नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक का मतलब होता है एक ब्रॉड क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। लक्ष्योन्मुखी का मतलब होता है आप कोई एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर उस बेसिस पर आप सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए किसी को डांस इंडिया डांस में जाना है, तो वो बच्चा स्टार्टिंग से ही 4-5 साल मेहनत करता है डांस के ऊपर, बार बार उनकी प्रैक्टिस करता है, बहुत सारे गानों पर वो डांस करना सीखता है। तो उसका लक्ष्य है डांस इंडिया डांस में जाना और वहाँ का टॉपर बनना। इसका मतलब सीखना एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, बिल्कुल होती है। अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। अन्य अधिगम का मतलब होता है जहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है वहाँ पर भी हमें सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। बिल्कुल सही बात है, मिलता है। तो ऊपर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर नहीं कौन सी है? ए ऑप्शन है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। अगला सवाल देखिए। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती। एक लड़की है जिसका नाम है कृतिका। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है जो घर में बिल्कुल चुपचाप रहती है, शांत रहती है, लेकिन स्कूल आने के बाद में वो बिल्कुल चंचल बन जाती है और बहुत सारी बातें करती है। क्या रीज़न है इसके पीछे? विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है? नहीं, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर नहीं देता है। हाँ, अवसर देता है, लेकिन हर समय खूब बात करने का अवसर नहीं देता है। शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। बिल्कुल गलत बात है। ऐसी शिक्षकों की कभी मांग नहीं होती कि बच्चे स्कूल के अंदर बहुत सारी बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसी बात भी नहीं है कि कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो राइट आंसर होगा कि कृतिका, कोई भी इंसान कहाँ बोलता है, वो वहाँ बोलना ज़्यादा पसंद करता है जहाँ पर उसकी बातों पर गौर किया जाता है, या पर जहाँ पर उसकी बातें सुनी जाती है। जहाँ उसकी बातें नहीं सुनी जाती वहाँ पर वो इंसान कम बोलता है या बोलना बंद कर देता है। तो सीधी सी बात है, कृतिका को उसके विद्यालय में उसकी बातों में ज़्यादा मान्यता मिलती है, तवज्जो दी जाती है, इसलिए विद्यालय में ज़्यादा बोलती है। जबकि घर पर उसकी कोई बात नहीं सुनता है, इसलिए वो घर पर नहीं बोलती है। तो राइट आंसर होगा उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, जिसे हम मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा का मतलब दूसरों को सिखाने की जो प्रेरणा है, वो प्रक्रिया दूसरों को सिखाने की प्रक्रिया किस प्रकार हो सकती है? तो शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। जब सीखने के बाद में जब आप किसी को सिखाते हैं तो क्या स्मरण शक्ति को पैना बनाती है? बिल्कुल सही बात है। आप जितना दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएंगे, आपके अंदर उतनी ही जो चीज़ें हैं याद की हुई, वो ऑटोमेटिक उनका जो सिखाने का तरीका है या आपकी जो सीखने की जो समझ है वो बढ़ती जाएगी। शिक्षार्थियों शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षार्थियों की में मतलब शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। बिल्कुल सही बात है। जो शिक्षार्थी जो सीखते हैं उनके अंदर रुचि पैदा करती है, राइट बात है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्य बनाती है। अभिप्रेरणा है वो एक निश्चित दिशा के अंदर सोचने की योग्य बनाती है, ये भी सही बात है। पिछले सीखे हुए को नई अधिगम से अलग करती है। नए अधिगम से क्या अलग करती है? नए अधिगम से अलग नहीं करती है। जो पिछला सीखा हुआ है उसको और नया बनाने की कोशिश करती है, उससे अलग नहीं करती है, बल्कि उसे पैना बनाने की कोशिश करती है। राइट आंसर इसका होगा विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि पैदा करती है अभिप्रेरणा। अगला सवाल है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस चीज़ पर आधारित है? जो खेल पद्धति है वो शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। क्या शिक्षण के समाज शास्त्रीय जो सिद्धांत हैं, समाज से रिलेटेड जो शास्त्रीय संगीत होते हैं या लोकगीत होते हैं, क्या उनसे रिलेटेड उनके जो सिद्धांत है क्या उस पर रिलेटेड होते हैं? नेक्स्ट है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। क्या खेल पद्धति है वो शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर आधारित होती है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। विकास, जैसे किसी इंसान का विकास कैसे होता है, उसकी बुद्धि का धीरे धीरे विकास कैसे होता है, उसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर खेल पद्धति आधारित होती है। बिल्कुल सही बात है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। शारीरिक शिक्षा का मतलब होता है जिस तरह से फिजिकल ट्रेनिंग की जो क्लासें लगती हैं उन क्लासों के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं उसके सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। किस तरह से बच्चों का विकास किया जाए, किस तरह से उनकी बुद्धि को और तेज किया जाए, तो उस तरीके के जो खेल होते हैं वो खेल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खिलाने के लिए कहा जाता है। जैसे पजल
के जो गेम आते हैं, पजल जैसे जब बच्चे खेलते हैं तो उनसे बच्चों का दिमाग तेज होता है। जैसे शतरंज खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो उनसे बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा ज़्यादा सोचने, स्मरण शक्ति है उनकी वो बढ़ती है कि कैसे किसी चीज़ को कैसे किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सोचन शक्ति है वो वृद्धि होती है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या भूमिका निभानी चाहिए? बच्चे किस प्रकार सीखें, उसके अंदर माता पिता का अहम रोल किस भूमिका, किस एक डायरेक्शन में होना चाहिए? पहला है नकारात्मक। नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अग्रोन्मुखी। अग्रोन्मुखी का मतलब होता है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ पाएँ या उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सीखने की इच्छा जागृत हो। अग्रोन्मुखी सही बात है। सहानुभूतिपूर्ण। बच्चों के प्रति माता पिता का रवैया है वो सहानुभूतिपूर्ण कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है। तटस्थ। तटस्थ का मतलब बिल्कुल सही है। तटस्थ का मतलब होता है निरंतर किसी कार्य को करते रहने की जो कामना या जो इच्छा होती है वो माता पिता की बच्चों के प्रति होनी चाहिए। लेकिन इसका राइट आंसर होगा वो होगा अग्रोन्मुखी। क्या होगा? अग्रोन्मुखी। किसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? पहला है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य या कक्षा में पूर्ण निर्भरता। किसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? अनुप्रेरित का मतलब होता है कि बच्चे है वो निराश हो जाएं या बच्चे नहीं सीख पाएँ या उनको जो बताई हुई चीज़ें वो समझ में ना आ पाएँ। तो विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना कि जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो उससे पता चलता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता। क्या ये बात सही है? दूसरा है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के अंदर उपस्थित रहते हैं या कक्षा में या शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। यानी उपचारात्मक कार्य का मतलब होता है टीचर को बार बार बच्चों का उपचार करने के लिए कोई ना कोई पद्धति अपनानी पड़े। या कक्षा में पूर्ण निर्भरता का मतलब होता है कि बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के अंदर ऊब रहे हैं, सो रहे हैं, तो इस टाइप की कंडीशन बच्चों के अंदर पैदा होती है। तो राइट आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। यानी विद्यार्थी बार बार जब प्रश्न पूछेंगे तो इससे पता चलता है कि विद्यार्थी हैं वो किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं घर पे, और उसके बजाय उनके मन में है वो क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करता है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है या सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। अगला नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। क्या एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए? इसका अर्थ क्या है कि किस रूप में एक टीचर को साधन संपन्न होना चाहिए? विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। क्या विद्यार्थियों के बीच एक टीचर की प्रसिद्धि होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन में टीचर को साधन संपन्न नहीं होना चाहिए। उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत न पड़े। बिल्कुल गलत बात है। साधन संपन्न धन संपदा का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है एक टीचर के साधन संपन्न होने से। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। बिल्कुल संपर्क होना चाहिए उच्च स्तर से, लेकिन एक उच्च अधिकारियों के या बड़े लोगों के साथ संपर्क होने से एक टीचर है वो साधन संपन्न नहीं कहलाएगा। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। साधन संपन्न एक टीचर तब कहलाएगा क्योंकि एक टीचर की सबसे बड़ी संपदा होती है उसका ज्ञान, और एक टीचर के पास उसके पास जितना ज़्यादा ज्ञान होगा वो टीचर उतना ही ज़्यादा साधन संपन्न होगा। तो इसका मतलब एक टीचर के अंदर बच्चों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, वही टीचर सबसे ज़्यादा साधन संपन्न कहलाता है। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। इस क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे। एक बार फिर से आपके लिए कुछ ऐसी सीरीज लेकर के लौटेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।